हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 1 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कौन से राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है, जिसे कम से कम 900 वर्ष पुराना माना जा रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है, जिसे कम से कम 900 वर्ष माना जा रहा है। इस स्थल के नजदीक पहले भी एक प्राचीन बौद्ध स्थल इसी तरह के टीले के नीचे दफन पाया गया है। तारा देवी की प्रतिमा पर देवनागरी लिपि का पूर्ववर्ती संस्करण था और इसके शब्द जो है वो बौद्ध धार्मिक संबद्धता को दर्शाते हैं। बुद्ध की 6 मूर्तियां भूमि स्पर्श मुद्रा में हाथ की 5 उंगलियों द्वारा पृथ्वी की ओर इशारा, जो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है, प्राप्त हुई है। एक मूर्ति कुंडलित मुकुट और चक्र के साथ मिली है, जो शैव देवता माहेश्वरी की प्रतीत होती है और इस क्षेत्र में सांस्कृतिक समावेश का संकेत देती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु की सटीक तिथि से संबंधित पहला शिलालेख कौन से राज्य में खोजा गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु की सटीक तिथि से संबंधित पहला शिलालेख कर्नाटक के तुमकुरु जिले के होन्नीहल्ली में खोजा गया है। आमतौर पर राजाओं की मृत्यु शिलालेखों में दर्ज नहीं की जाती थी, परंतु यह शिलालेख दुर्लभ रिकॉर्डों में से एक था। शिलालेख के अनुसार भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक राजा कृष्णदेव राय, जिसने दक्षिण भारत में शासन किया, की मृत्यु जो है वो आपका 17 अक्टूबर 1529 को हुई थी। संयोग से इस दिन चंद्र ग्रहण की घटना हुई थी। यह शिलालेख तुमकुरु जिले के होन्नीहल्ली में गोपाल कृष्ण मंदिर के उत्तर की ओर रखे एक पत्थर पर उकेरा गया है। यह शिलालेख तुमकुरु के देवता वीर परासन हनुमंथा की पूजा करने के लिए तुमकुरु के गांव होन्नीहल्ली द्वारा दिए जाने वाले उपहारों का एक वर्णन करता है। यह विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश का शासक था, जो आपका राजा कृष्णदेव थे, और उनके शासन के विस्तार और समेकन संबंधी विशेषताएं भी थी। इसे कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। उसने विजयनगर के पास एक उपनगरीय बस्ती की भी स्थापना की, जिसे नागलपुरम भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण द्वारा कौन से शहर में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन सी प्रयागराज। देखिए, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण द्वारा नोएडा में जो है सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मेले में 27 राज्यों में से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं। इस मेले में लगभग 150 स्टॉल और 15 खान पान के स्टॉल लगाए गए हैं तथा 60 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के दौरान उत्पादों की पैकेजिंग, डिजाइन, संचार संबंधी कौशल, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार और बिजनेस टू बिजनेस विपणन संबंधी प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य इसमें शामिल विक्रेताओं की बड़ी संख्या में लोगों के समक्ष अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नोएडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी यूसुफ पठान, ऑप्शन सी सुरेश रैना, ऑप्शन डी अक्षर पटेल।
देखिए, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। दाएं हाथ के बल्लेबाज यूसुफ पठान ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत जो है वो 2007 में T20 विश्व कप टूर्नामेंट से की। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच सितंबर 2007 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेला। यूसुफ पठान ने 22 T20 मैचों में कुल 236 रन बनाए और 13 विकेट भी लिए। यूसुफ पठान वर्ष 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 57 एक दिवसीय मैचों में 810 रन भी बनाए और कुल 33 विकेट प्राप्त किए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूसुफ पठान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। भारत के नवाचार इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए कौन से मंत्रालय ने शहरी नवाचार सूचकांक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। देखिए, भारत के नवाचार इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी नवाचार सूचकांक लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जो है एक मुक्त नवाचार प्रक्रिया के माध्यम से नवाचारकर्ताओं को बढ़ती शहरी चुनौतियों से जुड़े समाधानों पर डिजाइन परीक्षण डिलीवर से जोड़ने में सक्षम होगी। बात करते हैं शहरी नवाचार सूचकांक के बारे में। तो शहरी नवाचार सूचकांक शहरों की बढ़ती चुनौतियों के लिए नवीन समाधान तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर शहरों के साथ नवाचारकर्ताओं को जोड़ेगा। यह प्लेटफॉर्म एक मजबूत, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों की खोज, डिजाइन और सत्यापन को आसान बनाएगा। मुक्त नवाचार की अवधारणा पर बना यह प्लेटफॉर्म बाहर से भीतर और भीतर से बाहर विचारों के प्रभाव में सहायक होगा। स्मार्ट शहरी शासन के लिए जरूरी कौशल और क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के उच्च न्यायालय ने विभिन्न समुद्र तटों पर लुप्तप्राय ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की मृत्यु पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, हाल ही में जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विभिन्न समुद्र तटों पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की मृत्यु पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। उड़ीसा के गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में इस साल जनवरी से अब तक जो है आपका 800 ओलिव रिडले कछुए मर चुके हैं। इस संबंध में एक जनहित याचिका स्वीकार करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के संरक्षण हेतु उड़ीसा की राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सामने कोविड-19 वैक्सीन के मामले में बौद्धिक संबंधाधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू पर छूट देने की प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सामने कोविड-19 वैक्सीन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू पर छूट देने का प्रस्ताव रखा है। यूरोपीय संघ के कई सांसदों और अविकसित देशों के समूह द्वारा भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किए जाने के बाद WTO पर छूट देने का प्रस्ताव बढ़ गया है। यूरोपीय संसद के 115 सदस्यों के एक समूह द्वारा यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद को WTO में भारत के प्रस्ताव पर अपना विरोध छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों का एक समूह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने की मांग की है। अब तक लगभग 90 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव पर अपना समर्थन जाहिर किया है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन कहां पर किया? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी गुलमर्ग। देखिए, हाल ही में जो है आपका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन गुलमर्ग में किया है।
खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के बारे में बात करें तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल भारत के राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर पर के शीतकालीन खेल है। इन खेलों में स्नो स्कीइंग, स्नो रग्बी, स्नो आइस स्टॉक, स्नो बेसबॉल, स्नो माउंटेनियरिंग, स्नो शू, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग आदि शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कई संस्करणों में सफलता के बाद 2020 में पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किया गया था। तब यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में हुआ था। 2021 के खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू और कश्मीर राज्य के गुलमर्ग में आयोजित किया जा रहा है। इन खेलों को वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलमर्ग। ध्यान रखिएगा, ये दूसरी बार यहाँ पे हो रहा है, पहला आपका लेह में हुआ था, ठीक है, 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य की एक महत्वाकांक्षी कावेरी वेल्लारू वेंगई गुंडर नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ने हेतु कर्नाटक द्वारा तैयारी की जा रही है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, तमिलनाडु की एक महत्वाकांक्षी कावेरी वेल्लारू वेंगई गुंडर नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ने हेतु कर्नाटक द्वारा तैयारी की जा रही है। 262 किलोमीटर लंबी इस नदी जोड़ो परियोजना द्वारा बाढ़ के दौरान जो है आपका 6300 क्यूबिक फीट अधिशेष जल का उपयोग अन्य कार्यों में किया जाएगा तथा यह राज्य के दक्षिणी जिलों में पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल स्तर बढ़ाएगा। तमिलनाडु द्वारा 45,000 मिलियन क्यूबिक फीट अधिशेष जल का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि यह परियोजना जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के अनुरूप नहीं है। अधिनियम के अनुसार अधिशेष जल का भी बंटवारा होना चाहिए और इसका निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर कौन से वर्ष के युद्ध विराम समझौते का कड़ाई से पालन करने के संबंध में एक संयुक्त बयान जारी किया गया है? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2001। देखिए, हाल ही में जो है भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर 2003 के युद्ध विराम समझौते का कड़ाई से पालन करने के संबंध में एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। बात करते हैं 2003 के युद्ध विराम समझौते के बारे में। तो कारगिल युद्ध के 4 साल बाद दोनों देशों के बीच नवंबर 2003 में युद्ध विराम समझौता हुआ था। 26 नवंबर 2003 को यह युद्ध विराम समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य पूरी सीमा पर लागू किया गया था। इस समझौते के तहत श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट मार्गों पर आवागमन शुरू किया गया, जिससे पिछले 6 दशकों में पहली बार कश्मीर के दोनों सड़कों को जोड़ने वाली बस और ट्रक सेवाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ और सीमा पार परस्पर संपर्कों, आदान प्रदान, यात्रा और व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया गया। इस युद्ध विराम से पाकिस्तान से कश्मीर में आतंकवादियों की होने वाली घुसपैठ को रोकने हेतु भारत को नियंत्रण रेखा के नजदीक एक बाड़ा का निर्माण पूरा करने का अवसर मिला। यह परियोजना कुछ दशकों पहले शुरू की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी की वजह से लंबित पड़ी हुई थी। चूंकि 2003 के युद्ध विराम समझौते से नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापित की गई थी, इसलिए इसे एक मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह शांति वर्ष 2006 तक ही कायम रही। 2003 से 2006 के बीच भारत और पाकिस्तान के जवानों द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई, लेकिन 2006 के बाद से संघर्ष विराम उल्लंघन एक आम बात बन गया। वर्ष 2018 में एक बार फिर से 2003 के युद्ध विराम समझौते का पालन करने पर सहमति हुई थी। फिर भी हाल के वर्षों में युद्ध विराम उल्लंघन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2003। तो ये थे आज की करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।